आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, भाग 2। नमो नमः। आज हम प्रथम पाठ सुशी पर्यावरण का भाग 2 पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे। इनके लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले इस श्लोक में जो कठिन शब्दार्थ हैं वे शब्दार्थ बोर्ड पे लिखवाएंगे। आप उन शब्दों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि जो श्लोक दिए गए हैं वे श्लोक पुराने ही हैं और शब्दार्थ हैं, शब्द हैं, वे भी कोई अधिकांश नए शब्द नहीं हैं, फिर भी सुविधा की दृष्टि से अपने यहाँ पे लिखे हैं। अब कज्जल का अर्थ है काला, मुंसती का अर्थ है त्यागता है, षटकीयानम इसका अर्थ है सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयानमाला इनका अर्थ है रेलगाड़ियों की पंक्ति, यानानाम वाहनों की, संधावती दौड़ रही है, वितरंती वितरण करती है। अब इसमें है, इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे। कजल मलिनम धूमम मुंसति सत शक्ति यानम, वाष्पयान माला संधावंती वितरंती ध्वानम, यानानाम पंक्तयः अनंता कठिनम संसरण। कजल मलिनम काजल के समान काला, धूमम यानी धुआं, मुंसती छोड़ती है या आगे वो त्यागती है, षटकीयानम सैकड़ों मोटर गाड़ियों अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल के समान काला धुआं त्यागती है या छोड़ती है। अब इसमें शब्द है मुंसती, मुंसती यहाँ पे क्रिया शब्द है, धातु रूप है। वाष्पयान मलिनम धूमम मुंसति सतशक्ति यानम, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। अब वाष्पयान माला का अर्थ है रेलगाड़ी, संधावती संधावती दौड़ती है, दौड़ रही है, दौड़ती है, वितरंती वितरण करती है, ध्वानम का अर्थ है आवाज या शोर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सैकड़ों रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, वाहन वगैरह चलते भी हैं, तो चलने के साथ साथ में ये रेलगाड़ियाँ आवाज़ करती हुई, रेलगाड़ियाँ आवाज़ करती हुई इन रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ निरंतर दौड़ रही है। पहले में था जो रेलगाड़ी चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वे काजल के समान धुआं, काला धुआं भी छोड़ती हैं, त्यागती हैं, और साथ साथ में जब वे रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं तो चलने के साथ साथ में एक काला धुआं भी देती है और साथ साथ में आवाज भी करती हैं। कहाँ पर? जहाँ बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों के बारे में कवि बताया गया है या कवि ने उनका वर्णन किया गया है। इन बड़े बड़े शहरों की, महानगरों की क्या विशेषता है या यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर काजल के समान काला धुआं छोड़ती है, सैकड़ों रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ आवाज देती हुई उनकी हजारों पंक्तियाँ की पंक्तियाँ वहाँ पे दौड़ रही है। यह उसके बाद में है यानानाम पंक्ति अनंता, यानानाम का वाहन, पंक्तियाँ कहते हैं पंक्तियाँ, अनंता का अर्थ है अनंत। इतना ही नहीं, केवल एक दो वाहन ही नहीं चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में हजारों वाहन चलते हैं और उन वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। जो शहर हैं, महानगर हैं, उन महानगरों में जो वाहन हैं, उन वाहनों की जो पंक्तियां हैं बहुत ही लंबी है, और लंबी तो है लेकिन वो चलती हैं तो उस समय काला धुआं, काजल के समान काला धुआं त्यागती हैं, छोड़ती हैं। जो हम सांस लेते हैं, हमारे श्वास के रूप में वह काला धुआं हमारे
फेफड़ों में प्रवेश करता है, हमारे हृदय में प्रवेश करता है, जिस कारण से अभी वर्तमान में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। और इसके अलावा आवाज भी करती हैं, गाड़ियां धुआं ही नहीं त्यागती हैं, केवल वह कई प्रकार की आवाज भी करती हैं, शोर भी करती हैं। तो शोर करने से, आवाज करने से उनकी आवाज हमारे कानों में पहुंचती है, हमारे कान भी खराब होते हैं, पर्दे खराब होते हैं और कानों की बीमारियां भी हो रही है। यह सब कहाँ हो रहा है? यह सब बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि कठिनम संचरणम, चलना, शहरों में रहना या चलना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमको महानगरों को छोड़ करके, त्याग करके एक एकांत स्थान पर चले जाना चाहिए, या वहां रहने की इच्छा प्रकट की गई है जो शहरों से बहुत ही दूर हो। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद में ये धुआं वगैरह है, ये धुआं भी नहीं होगा और वातावरण बहुत ही शांत होगा, और शांत होने के हमारा मस्तिष्क है वहां पर शुद्ध होगा। कह रहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ, अगर मस्तिष्क का निर्माण, अगर स्वस्थ मस्तिष्क है तो स्वस्थ, तो व्यक्ति क्या होता है? स्वस्थ रहता है। आगे इसमें भी अब देखो, जो ये वाक्य अब क्या करते हैं, कक्षाओं में, परीक्षाओं में एक ही पद्यांश देते हैं, एक श्लोक देते हैं, और उस श्लोक में ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी पूछते हैं, कोई वाक्य देंगे, उस वाक्य में, इन वाक्य में कर्ता क्या है, कर्तृपदम लिखत, क्रिया क्या है तो क्रियापदम चिनुत, या दो पद होंगे, दो पदों में इसमें कोई विशेषण होगा या विशेष्य होगा, इनमें कौन सा है, या विलोम या पर्याय, ये विभिन्न प्रकार के इसी में ही प्रश्न पूछते हैं। पहला था कजल मलिनम धुम्मम मुंचती, काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। अब इसमें माना कि क्रिया कौन सी है? मुंचती है, छोड़ती है। कोई काम, ये किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पैदा, उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें मुंचती शब्द क्या है? क्रिया है, धातु रूप है। आपको अब इसमें इनके अलावा गृह कार्य में कौन से करने हैं? इसमें है धुम्मम की दर्शम अस्ति, धुआं कैसा है, की प्रकार है, धुम्मम की दर्श अस्ति, धुआं कैसा है। अनंता पंक्तयः कस्य विशेषणम अस्ति, अनंत, अनेक पंक्तियां, यह अनंता शब्द है, इस पंक्ति में विशेषण पद क्या है? अनंता, अनंत, किस अनंत है क्या? इसमें आपको विशेषण बताना है। अनंता शब्द विशेष्य है। अब आगे वाला है कजल मलिनम धुम्मम मुंचती, काजल के समान काला धुआं छोड़ती है, त्यागती है, अत्र क्रियापदम शिनुत। इन तीनों शब्दों में क्रियापद कौन सा है? अब मुंचती छोड़ती है, धुम्मम धुआं, कजल मलिनम काजल के समान काला। तो यहाँ पे मुंचती शब्द है, ये शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है। इसके अलावा एक इसमें और प्रश्न पूछते हैं कि जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में प्रश्न बनाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है, वह तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं पर तो लिखते हैं इनका अधोलिखित नाम प्रश्न नाम एक पदेनम उत्तरत, अधोलिखित या नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। और एक है एक पदेन, पद का अर्थ सब, तो इनका जो अर्थ है वो उत्तर केवल एक पद में ही लिखिए। तो अगर पद में लिखा हुआ है एक पदेन, तो आपको उत्तर एक पद यानी एक शब्द में ही देना है। अगर वहां पे ऊपर पद पूछ रहे हैं और अगर आप उसका उत्तर पूरे वाक्य में लिख रहे हैं, तो आपका उत्तर वो गलत माना जाएगा। और लिखा है पूर्ण उत्तर, तो आपका उत्तर है जो पूर्ण। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है तो आपको पूरा लिखना है। अगर ऐसा हो कि एक पद लिखा था, तो आएगा केवल एक पद, आपको कजल मलिनम एक में आपको लिखना है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है, इनके लिए व्याकरण पढ़नी आवश्यक है। इसमें एक व्याकरण के पद आया था, इसमें ध्यान दिया होगा कि याना नाम ही पंक्तय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? याना नाम ही पंक्तयः, याना नाम पंक्तयः अनंता, पंक्तयो लिखा हुआ है, शब्द क्या है? पंक्तयः।
यहाँ पे लिखा है पंक्तयो, यहाँ पे संधि कौन सी है? विसर्ग उत्तव संधि हुई है। उत्तव का बनता है ओ वर्ण होता है विसर्ग का। विसर्ग का ओ कब बनता है? विसर्ग से पहले यदि अ या आ आता है, विसर्ग से पहले यदि अ या आ आता है तथा विसर्ग के बाद में मृदु व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। इन तीनों वर्णों को संस्कृत में मृदु व्यंजन कहते हैं। ये आता है या यर लवह आता है तो विसर्ग का ओ बढ़ता है। यहाँ पे बना है ओ क्योंकि इसके आगे ह आया हुआ है। आराम से अच्छे प्रकार से प्रश्न, ये 3 प्रश्न है, इसको आप कॉपी में करना। पहले इसको अच्छा पद्यांश है, इसको पढ़ना और समझना, और हमको भी अगर जहां तक संभव हो सकता है तो महानगरों के अलावा छोटे शहरों में या गांव की ओर जहां पर सुविधा वहां पे रहे, बड़े बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कवि की ऐसी मनोदशा है और वास्तव में इसके बारे में बताया गया है। इस पद्यांश का, इस पाठ का कक्षा में देने का उद्देश्य ये था कि अपन भी है जो महानगरों में वहां निवास, जहां तक जरूरत हुक्म हो सके तो वहां पर निवास नहीं करें। इसलिए हमारे, क्योंकि वहां पर महानगरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, इनके कारण से। धन्यवाद।